आज की इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी भी सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग को आसानी से कर पाओगे। दोस्तों, फ्रिज की वायरिंग बहुत ही आसान तरीके से की जाती है, लेकिन इसको समझने में कई सारे लोग गलती करते हैं। अभी आपको ये वायरिंग देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन अगर आप इन सभी चीजों की वर्किंग को समझ लोगे तो आपको कभी भी फ्रिज की वायरिंग करते समय डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए फिर बिना ज्यादा देरी करे हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों की वर्किंग और फ्रिज की वायरिंग को समझ लेते हैं। दोस्तों, फ्रिज की वायरिंग करते समय आपको मुख्य ये सभी चीजें देखने को मिलती है। इसके अंदर सबसे मेन जिसका काम होता है फ्रिज में, वो होता है हमारा कंप्रेसर। यही हमारे फ्रिज में कूलिंग करता है और इसे ही हमें ऑपरेट करना होता है, इसे ही हमें कंट्रोल करना होता है। तो आखिरकार कंप्रेसर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, कंप्रेसर में जब भी आप वायरिंग को करते हैं तो कंप्रेसर में आपको तीन टर्मिनल देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा कॉमन, एक होता है हमारा स्टार्टिंग और तीसरा होता है हमारा रनिंग। अभी ये कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग क्या है, तो आप इसको थोड़ा सा उदाहरण के लिए हमारे घर में जो सीलिंग फैन लगे रहते हैं ना, उससे आप आइडिया ले लीजिए। हमारे सीलिंग फैन के अंदर भी हमारी दो वाइंडिंग होती है, इसी तरीके से हमारे कंप्रेसर में भी दो वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है हमारी जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं और एक होती है हमारी रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का मतलब क्या है? तो दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग एक तरह की ऐसी वाइंडिंग है जिसमें हमें सिर्फ स्टार्टिंग के समय ही करंट देना है, स्टार्टिंग के समय हमें फेस कनेक्ट करना है। लेकिन जो रनिंग वाइंडिंग है, इस रनिंग वाइंडिंग में हमें कंटिन्यू, जब तक हमें कंप्रेसर स्टार्ट रखना है तब तक हमें फेस सप्लाई देनी होती है। और जब इन दोनों को इधर से शॉर्ट कर दिया जाता है एक साइड से, तो इसे बोला जाता है हमारा कॉमन टर्मिनल। तो आपको भी यहाँ पर जो कंप्रेसर का जो टर्मिनल पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको ऐसे तीन टर्मिनल देखने को मिलेंगे। एक होगा कॉमन टर्मिनल, तो आपको ये दिख रहा है कॉमन, दूसरा होता है हमारा स्टार्टिंग और तीसरा होता है रनिंग। अब आखिर इसकी वायरिंग कैसे होती है ये हम समझ लेते हैं। उसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके कंप्रेसर पे जो ये टर्मिनल बॉक्स है, इस पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग है, तो आप उसे कैसे पहचानोगे, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि आखिर कंप्रेसर को कैसे चलाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें इसे सिर्फ फेस सप्लाई देनी है और एक न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हम क्या करते हैं, न्यूट्रल हम डायरेक्ट हमारे कॉमन टर्मिनल पे दे देते हैं। और जो हमारा फेस होता है ना, यह फेस हमें स्टार्टिंग के समय तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में देना होता है। लेकिन जब एक बार हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो उस समय हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने फेस दिया था, इसमें से हटा देना है फेस और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में हमारा फेस जाएगा। और जब तक रनिंग वाइंडिंग में हमारा फेस जाता रहेगा और न्यूट्रल हमारा कॉमन टर्मिनल में जाता रहेगा, तब तक हमारा कंप्रेसर स्टार्ट रहेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे कंप्रेसर को ऑपरेट किया जाता है फ्रिज के अंदर। लेकिन अभी जो हमने एक बात करी थी, कंप्रेसर को स्टार्टिंग के समय हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में हमें फेस देना होता है, लेकिन बाद में हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग से फेस हटाना है। तो ये चीज हम मैनुअली तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लगाते हैं रिले। तो दोस्तों, यह जो रिले होती है, इसे हम कंप्रेसर की स्टार्टिंग रिले भी बोलते हैं। इस रिले का काम यही होता है कि स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में फेस सप्लाई दे, और बाद में जब एक बार कंप्रेसर स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से हमारे फेस को कट कर दे और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में फेस दे। तो अब आपको कंप्रेसर की वर्किंग पता चल गई, स्टार्टिंग रिले की वर्किंग पता चल गई। इसके बाद में कंप्रेसर के अंदर एक और चीज लगी रहती है, वो होता है हमारे थर्मोस्टेट। इसे हम रोटरी स्विच भी बोलते हैं या हम टेम्परेचर कंट्रोलर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो ये सभी आपने फ्रिज के अंदर लगा हुआ देखा होगा। यहाँ से हम इसकी नॉब को कम ज्यादा करके हमारे फ्रिज की स्पीड को, हमारे फ्रिज कितना कूलिंग करेगा उसको एडजस्ट करते हैं। तो एक हमारा ये थर्मोस्टेट होता है, इसमें भी हमारे दो टर्मिनल होते हैं। इसकी वायरिंग कैसे होगी वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा फ्रिज के अंदर हम OLP भी लगाते हैं। जिस तरीके से हम हमारे घर के डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए MCB को लगाते हैं, इसी तरीके से हमारे फ्रिज के अंदर भी एक प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस लगा रहता है, ताकि कंप्रेसर कभी गर्म हो जाए तो वह हमारे कंप्रेसर में सप्लाई जाना रोक दे, कंप्रेसर को बंद कर दे। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक हम लगाते हैं OLP, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसके अलावा फ्रिज के अंदर दो चीजें और होती है। एक होता है हमारा बल्ब, जो कि हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं तो ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो यह जो ऑटोमेटिक बल्ब को बंद करना, चालू करने का जो काम होता है, वो करता है हमारे डोर स्विच। तो दोस्तों, अभी तक हमने इन सभी उपकरण क्या काम करते हैं इसको समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार कैसे हम फ्रिज की वायरिंग को करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम घरों में फ्रिज की वायरिंग करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले दो वायर होंगे, एक फेस और एक न्यूट्रल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा हमारा जो ये बल्ब की वायरिंग है, ये बल्ब की वायरिंग कर लेंगे। आप सबसे पहले फेस वायर को उठाएंगे और हमारा जो ये डोर स्विच है, इस डोर स्विच के एक टर्मिनल पे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद में जो डोर स्विच का सेकंड टर्मिनल है, यहाँ से फेस वायर को उठाएंगे और हमारे बल्ब को हमारे फेस ले जाके कनेक्ट कर देंगे। और इतना करते ही हमारे बल्ब को फेस मिल गया है। अब इसके बाद बचता है बल्ब को न्यूट्रल देना, तो न्यूट्रल भी हम दे देते हैं। तो दोस्तों,
यहाँ से हमने न्यूट्रल को भी ले जाके बल्ब के साथ में कनेक्ट कर दिया है और इतना करते ही हमारे बल्ब की वायरिंग हो चुकी है। अब जब भी कोई फ्रिज का गेट खोलेगा तो हमारे बल्ब ऑन हो जाएगा और फ्रिज का गेट बंद करेगा तो हमारा ये बल्ब बंद हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें कंप्रेसर की वायरिंग करनी है। तो हम डायरेक्ट कंप्रेसर को फेस नहीं ले जाके देंगे, हमें क्या करना है, कंप्रेसर को कंट्रोल करना है। किसकी मदद से कंट्रोल करना है, हमें करना है थर्मोस्टेट की मदद से कंट्रोल। मतलब कि जब हमारा फ्रिज में टेम्परेचर बढ़ जाए, मतलब कि गर्म हो जाए फ्रिज का टेम्परेचर, तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाए, और जब हमारा फ्रिज का टेम्परेचर कम हो जाए, जब फ्रिज ठंडा हो जाए, तो हमारा कंप्रेसर बंद हो जाए। तो ये सारा काम थर्मोस्टेट से होगा। तो हमें क्या करना है, हमें थर्मोस्टेट के पास में फेस ले जाके जोड़ना है। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो डोर स्विच है, इस डोर स्विच के पहले टर्मिनल से आपको फेस ले जाना है और थर्मोस्टेट के पास में ले जाके कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, कई सारे लोग गलती करते हैं कि डोर स्विच का जो आउटपुट होता है ना, वहां से ही वो थर्मोस्टेट के पास में ले जाके वायर को जोड़ते हैं। अब ऐसा करने से क्या गलत होगा, ऐसा करने से गलत ये होगा कि जब फ्रिज का डोर ओपन होगा तभी हमारे थर्मोस्टेट के पास में सप्लाई जाएगी और तभी थर्मोस्टेट के आउटपुट से हमारे कंप्रेसर को सप्लाई जाएगी। हमें तो फ्रिज को कंटिन्यू चालू रखना है ना, जब भी गर्मी बढ़ जाए तो फ्रिज चालू हो जाए। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट थर्मोस्टेट के पास में फेस वायर को ले जाना है। आप डोर स्विच के पहले से भी ले सकते हो, या हमारा जो मेन सप्लाई का वायर आ रहा है आप वहां से भी ले जाके थर्मोस्टेट के पास में फेस दे सकते हो। तो दोस्तों थर्मोस्टेट के पहले टर्मिनल पे हमारा फेस आ चुका है। अब दूसरे टर्मिनल से आप क्या करेंगे, आप इस फेस वायर को उठाएंगे और हमारा जो रिले का जो कॉमन टर्मिनल होगा, इस कॉमन टर्मिनल पे ले जाके आपको फेस जोड़ देना है। अभी दोस्तों हमने रिले के कॉमन टर्मिनल पे क्यों फेस लाके जोड़ा, तो आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारी जो रिले होगी, इस रिले की मदद से हम हमारे कंप्रेसर को सप्लाई देंगे। हम डायरेक्ट हमारे फेस कंप्रेसर को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें कंप्रेसर के स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में सप्लाई को देना है और बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग से सप्लाई को काट देना है। तो ये जो भी सारा फंक्शन करेगी वो करेगी हमारी स्टार्टिंग रिले। तो अभी हमने रिले के कॉमन टर्मिनल पे जोड़ किया है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि रिले का कौन सा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग है, तो ये सभी रिले के ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे दो टर्मिनल है लेकिन जो अलग से टर्मिनल है वो होता है हमारा कॉमन टर्मिनल। वैसे सभी रिले के ऊपर लिखा रहता है कि कॉमन कौन सा, रनिंग कौन सा और स्टार्टिंग कौन सा, तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में जहाँ पे रिले में आपकी स्टार्टिंग लिखा हुआ है वहां से आप एक फेस वायर को लेंगे और आपके कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पे जोड़ देंगे, और दूसरा जो रनिंग टर्मिनल है उस रनिंग टर्मिनल से फेस वायर ले जाके कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पे जोड़ देंगे। और ऐसा करते हमारे कंप्रेसर को कंप्लीटली फेस मिल चुके हैं। अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन कई सारे लोगों के बीच में होगा, वो कई लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में 3 टर्मिनल देखने को मिलता है, इसमें से कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज जो अलग से जो टर्मिनल निकला हुआ है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अलग से टर्मिनल है। इसके अलावा कई बार कंप्रेसर पे इस तरीके के भी टर्मिनल होते हैं, यानी नीचे की साइड एक अलग से टर्मिनल होता है। तो जो अलग से जो टर्मिनल दे रखा है ना, वो होता है हमारा कॉमन टर्मिनल। तो आपको पता चल गया ये हमारा कॉमन है इधर और ये हमारा कॉमन है इधर, तो कॉमन का टर्मिनल का पता चल गया। अब इसके बाद में स्टार्टिंग कौन सा, रनिंग कौन सा है। तो दोस्तों हमेशा जो राइट साइड होता है ना टर्मिनल, जो कॉमन के राइट साइड होता है, वो होता है हमारा रनिंग टर्मिनल। आर से आप याद रख सकते हो, आर से होता है हमारा राइट और आर से होता है हमारा रनिंग। जैसे ये कॉमन है, इस कॉमन का अगर आप राइट साइड देखोगे तो राइट साइड हमारा ये आ रहा है, तो राइट साइड हो गया हमारा आर से मतलब रनिंग। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो ये कॉमन जो है, ये कॉमन नीचे की तरफ है, तो आपको कहां से देखना पड़ेगा, आपको ऊपर से देखना पड़ेगा। तो जब आप ऊपर से देखोगे इस टर्मिनल को, तो इसका जो राइट साइड हो जाएगा वो इधर का हो जाएगा। तो इधर का राइट साइड हो गया, तो मतलब हो गया ये वाला है हमारा रनिंग टर्मिनल, और जो इधर का लेफ्ट साइड का होता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल। तो अब आपको इससे पता चल जाएगा कि रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा है। और ऐसा करने के बाद में जो रिले में स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, वहां से आप ले जाके वायर कंप्रेसर के स्टार्टिंग पे जोड़ देंगे, और जो हमारा रनिंग का पॉइंट है वहां से आप वायर को ले जाकर रनिंग के इस पे जोड़ देंगे। इसके बाद में दोस्तों सारी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब हमारा पूरे फ्रिज की वायरिंग हो गई है। बस आखिरी के अंदर हमें इस कंप्रेसर को न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हम कहां से लेंगे, तो मैं यहीं से मेन लाइन से यहाँ से न्यूट्रल को ले लेता हूँ, और न्यूट्रल को ले जाके सबसे पहले OLP का जो एक टर्मिनल है इस पहले टर्मिनल पे ले जाके जोड़ देना है, और इसके बाद में OLP का जो सेकंड टर्मिनल है वहां से आप न्यूट्रल को लेंगे और इसको ले जाके हमारे कॉमन टर्मिनल पे जोड़ देंगे। तो ये मैंने क्या करा, न्यूट्रल को OLP के सेकंड टर्मिनल से ले जाके कॉमन टर्मिनल पे ले जाके जोड़ दिया। तो अब ये OLP क्या करेगी दोस्तों, OLP का काम सिंपल सा है, जब भी हमारा कभी कंप्रेसर चलने के कारण ज्यादा गर्म हो गया तो ये OLP कंप्रेसर को ओवरलोड समझ के हमारा जो न्यूट्रल जा रहा है इस न्यूट्रल को कट कर देगी, ताकि हमारा जो कंप्रेसर है ये कंप्रेसर ट्रिप हो जाए, कंप्रेसर बंद हो जाए। और जब हमारा टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाएगा तो उस समय हमारी ये OLP वापस से हमारे कंप्रेसर को सप्लाई देने लग जाएगी। तो ये जो OLP होती है इसका मेन काम होता है हमारे कंप्रेसर को प्रोटेक्शन देना, लेकिन जो हमारे फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम हमारे थर्मोस्टेट का होता है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार फ्रिज की वायरिंग कैसे की जाती है। आखिरी के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को एक काफी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। कई सारे लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हो इस तरीके की वायरिंग बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप कंप्यूटर के अंदर, टैबलेट के अंदर, मोबाइल के अंदर इस तरीके की
की वायरिंग बनाना चाहते हो तो आप वंडरशेयर के ईडोमैक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के उपयोग करने के पीछे कई सारे रीजन आते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य रीजन है जिसकी वजह से मैं इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूँ वो है दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। मतलब कि अगर मेरे को इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है तो चाहे मेरे पास में विंडोज है, मैक है, तो मैं इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो मैं टैबलेट के अंदर भी सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन उपयोग कर सकता हूँ। मतलब मेरे को इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इंटरनेट पे डायरेक्ट जाके ब्राउजर के अंदर भी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता हूँ। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट लगते हैं इस सॉफ्टवेयर के मुझे। इसके अलावा दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की एक और सबसे अच्छी बात जो है वो है यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट सेक्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है इस तरीके से, तो आपको ऐसे पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ इसके टेम्पलेट सेक्शन में जाएंगे और जो भी आपको सर्च करना है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च मार देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मोटर स्टार्टर लिख के सर्च मारता हूँ तो इस केस में मोटर के स्टार्टर से रिलेटेड मेरे पास में कई सारी वायरिंग डायग्राम आ जाएगी। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे यूज इमीडिएटली पे क्लिक करके इस पूरी ड्राइंग का आसानी से उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ और मुझे आगे किसी को सेंड करना है तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका एक और ये अच्छा पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी भी काफी बड़ी है। मतलब कि अगर जैसे मेरे को किसी सिंबल की जरूरत है या मेरे को किसी टेम्पलेट की जरूरत है तो मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पर ही इनके सिंबल सेक्शन में एक ऑलरेडी लाइब्रेरी मिल जाती है जिसके अंदर इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिकल में जाऊंगा तो मेरे पास में कई सारे सिंबल आ जाते हैं। तो मैं इनमें से किसी भी सिंबल को आसानी से उपयोग कर सकता हूँ। इस सॉफ्टवेयर में हमें 10,000 से ज्यादा टेम्पलेट और 26,000 से ज्यादा सिंबल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और काफी कमाल की चीज है, जैसे अभी ये मैंने डायग्राम कंप्लीट कर लिया, अब अगर मेरे को किसी को भेजना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसमें फाइल सेक्शन में जाऊंगा और फाइल सेक्शन में जाके सेव एज पे क्लिक करूंगा। अब सेव एज पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास में सबसे अच्छा ऑप्शन जो आता है, यहाँ पे मैं इस डायग्राम को कई सारे अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ। मैं वर्ड में, वेब में, वीसीओ फाइल में या फिर मैं पीडीएफ में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकता हूँ। और इसके बाद में आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, ये काफी अच्छी आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस डायग्राम को डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में ट्राई कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा, आप इसका फ्री में ट्रायल उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की सोच रहे हो तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे विंडोज से हो, मैक से हो या लिनक्स से हो, आप फ्री में इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई समस्या देखने को मिलती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपकी पूरी मदद करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई देखना पसंद करते हो तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।